बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की रात शौहर का अचानक फोन आ गया। शौहर मुझसे बोला, मेरी माँ के कमरे में सो जाओ। मैं अपनी सास के पास चली गई। अब रोज यूं ही होने लगा। मैं रात सास के पास सोती। मेरी सास दिन ब दिन जवान होने लगी और मुझे हड्डियों का दर्द होने लगा। जब मेरा 12 साल देवर बोला, मैं भी जब बुढ़ा हो जाऊंगा जवान होने के लिए वही करूंगा जो रात अम्मा भाभी के साथ करती है। ये सुनते ही मुझे यकीन हो गया कि मेरे साथ कुछ गलत होता है। मैंने देवर को चॉकलेट देकर पूछा, अम्मा मेरे साथ क्या करती है? उसने जो बताया दिल फटने लगा कि मैंने एक बहुत ही सख्त किस्म के माहौल में आंख खोली थी। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। भाई तो मुझ पर जान निछावर करते थे, जबकि अब्बू मुझ पर सख्ती करते थे। मैंने अक्सर सुना है, अब्बू अम्मी से कहा करते थे कि अगर मदीहा से किसी किस्म की कोई ऊंच नीच हो गई तो हम 5 मर्दों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। हम किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए बेटी पर लगाम डालो, जिस कदर मुमकिन हो सके इस पर सख्ती करो। न जाने अब्बू को ये क्यों लगता था कि बेटियों को काबू करने के लिए उन पर सख्ती करना जरूरी होता है। मेरे ख्याल में तो जो बाप अपनी बेटियों के दोस्त होते हैं उन्हें यह कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि हमारी इज्जत का ख्याल रखना। बेटी तो वैसे ही बाप की खुशी की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। खैर, अब्बू का हुक्म था तो अम्मी कैसे रूगर्दानी कर सकती थी भला। अम्मी ने सारी जिंदगी मुझ पर बहुत रोक टोक की थी, कहीं आने जाने भी नहीं दिया था और ना ही कोई सहेली बनाने दी थी। मैं इस घुटनज़दा माहौल से बहुत तंग आ गई थी। मुझे थोड़ी सी रोशनी और थोड़ी सी हवा चाहिए थी। हुआ कुछ यूं कि अब्बू को अपने किसी काम से 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा था। तब मैं बेइंतहा खुश हो गई थी। मैं अम्मी से बोली, अगर आप मुझे इजाज़त देंगी तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बचपन की सहेली के घर जाना चाहती हूँ। अम्मी ने साफ इनकार कर दिया तो मैं बोली, अम्मी आपने हमेशा मुझ पर सख्ती की है। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गई हूँ। दुआ करें कि मुझे मौत आ जाए। मेरी बात सुनकर अम्मी दहल गई थी। वो कहने लगी, खबरदार जो आज के बाद तुमने अपने मुंह से ऐसी बात निकाली तो ये जो तुम्हारे 4 भाई है ना, ये सिर्फ अपने बाप के हैं, जबकि तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी सहेली हो, मेरी रूह का टुकड़ा हो। अम्मी की बातें सुनकर मैं बोली, अगर ऐसी ही बात है तो प्लीज आप मुझे मेरी सहेली के घर जाने दें। न जाने अम्मी का दिल कैसे बसीज गया था। उन्होंने मुझे जाने की इजाजत दे दी थी। मैं बेइंतहा खुश हुई थी। अलमारी में से अपना खूबसूरत तरीन सूट निकाल कर पहन लिया था। मैं खूब तैयार हुई। अम्मी ने मुझे पैसे भी थमा दिए और तलकीन की थी कि अपना बहुत ख्याल रखना। मैं अम्मी की बात सुनकर मुस्कुरा दी और घर से चली गई। आज मैं कई सालों बाद आमना के घर जा रही थी। पहले जब छोटी थी तो 1-2 बार अम्मी के साथ ही गई थी, क्योंकि उसका घर बहुत दूर था और जाने के लिए बस का सहारा लेना पड़ता था। आज मैंने जिद की थी कि मैं तन्हा जाना चाहती हूँ। मैं जिंदगी को करीब से देखना चाहती हूँ। खैर, मैं बस में बैठ गई थी। सब कुछ नया नया लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग पर छाई धुंध छट सी गई हो और एक सुकून सा मेरी रगोपैह में सराहियत कर गया था। जब मैं आमना के घर पहुंची तो उसे यकीन ही नहीं आया कि मैं उसके घर कैसे चली गई हूँ। वो कहने लगी, आज तो लगता है कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है जो तुम हमारे घर आ गई हो। मैं हंसकर बोली, तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे कितनी मुश्किल से इजाजत मिली है। खैर, हम दोनों सहेलियां 2 घंटे साथ बैठी थी। फिर मैंने उससे जाने की इजाजत मांगी तो उसने इनकार कर दिया और बोली, नहीं, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी। अब अगर तुम आ ही गई हो तो मेरे साथ कुछ वक्त गुजार लो। मैं बोली, अगर आज वक्त पर घर ना गई तो अम्मी मुझे फिर कभी घर से निकलने की इजाजत नहीं देगी। आमना बोली, तुम बेफिक्र रहो, मिल ही जाएगी इजाजत। यूं ही करते कराते 4 घंटे बीत गए थे। अब जब फिजा में मगरिब की अजान गूंजी थी तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तब आमना भी मुतफक्किर हो गई थी। कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से इतनी देर हो गई। मैं बोली, कोई बात नहीं। आमना कहने लगी, मैं अम्मी को तुम्हारे साथ भेज देती हूँ। मैंने इनकार कर दिया और बोली, नहीं नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी। वैसे भी मैं बहुत अरसे बाद घर से तन्हा निकली हूँ। मैं जिद करके आमना के घर से तन्हा निकल आई थी, मगर इस बात के मुतालिक मुझे कहाँ इल्म था कि ये मेरे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता था। मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी जब मुझे महसूस हुआ कि 2 लड़के मुझे मुसलसल घूर रहे हैं। मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, तो ऐसे हालात का सामना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो लड़के मेरी घबराहट देखकर महसूस होने लगे और चलते चलते आकर मेरे पास आकर खड़े हो गए। एक बोला, कहाँ जा रही हो अकेली अकेली? हमारे साथ चलो, तुम्हारे कदमों में दुनिया जहां की नेमतें लाकर रख देंगे। वो दोनों लड़के खिलखिलाकर हंसने लगे थे। मैं उनसे दूर होने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो मेरे करीब आते जा रहे थे। तब मुझे बस आती दिखाई दी थी और मेरी जान में जान आ गई थी। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। खैर, बस रुकी तो मैं जल्दी से उसमें सवार हो गई। मुझे लगा कि अब उन आवारा लड़कों से मेरी जान छूट जाएगी, मगर मेरी जान तब निकली जब मेरे साथ ही वो लड़के भी बस में सवार हो गए थे। अब वो मेरे पास बैठने की कोशिश कर रहे थे। तब एक लड़का आगे बढ़ा। वो गुस्से से बोला, तुम दोनों कौन हो?
ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है? वो दोनों खिलखिलाकर हंस दिए और बोले, अभी तो कुछ नहीं लगती, मगर बहुत जल्द हमारी कुछ ना कुछ लग जाएगी। उस लड़के ने उन दोनों को मुझसे दूर कर दिया और बोला, अगर अब इस लड़की के करीब होने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो लड़का पूरे रास्ते मेरी हिफाजत करता रहा था। ये मंजर देखकर मेरी आंखें छलक पड़ी थी। मैं उसके लिए दुआ करती रही थी। बस रुकी तो वो लड़का भी मेरे साथ ही उतरा था। कहने लगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, इसीलिए उसकी बात को टाल न सकी थी। उसने मुझे बताया कि मेरा नाम ज़ीशान है। वो मुझे मेरे घर के करीब छोड़कर चला गया था। मैं घर में दाखिल हुई तो अम्मी ने मुझे देखते ही गले से लगा लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं भी रोती जा रही थी। अम्मी कहने लगी, तुम कहाँ रह गई थी? मेरी जान पर बन गई थी। मैंने रोते रोते अम्मी को सारा वाक़या सुना दिया था। अम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। कहने लगी, अल्लाह उस लड़के का भला करे जिसने हमारी मदद की। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते? अम्मी अब उठते बैठते ज़ीशान के लिए दुआ करती रहती थी। 2 दिन बाद अब्बू वापस आ गए थे। मैंने और अम्मी ने इस वाक़े को अब्बू और भाइयों से छुपा लिया था। मुझे रह रहकर ज़ीशान का हुस्न सलूक याद आता था तो मेरे दिल में उस अजनबी के लिए जज्बात पैदा हो गए थे। मैं ये भी जानती थी कि ये मुलाकात पहली और आखिरी थी, मगर फिर भी उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाई थी। 1-2 बार तो वो मेरे ख्वाब में भी आया था। उसके बाद मैं सोचने लगी थी कि क्या ज़ीशान से दोबारा मिलना मुमकिन है। मैं एक दिन आमना के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी तो मैंने उससे ज़ीशान के मुतालिक सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर आमना कहने लगी, तुम उस लड़के को फेसबुक पर तलाश करने की कोशिश करो, हो सकता है वो तुम्हें मिल ही जाए। आमना ने मुझे रोशनी की किरण दिखा दी थी। मैं बेइंतहा पुरजोश हो गई। मैंने जैसे ही कॉल बंद की फ़ौरन से अम्मी के मोबाइल में फेसबुक इंस्टॉल की और उसकी आईडी बना ली थी। उसके बाद अब मुझे जब भी मौका मिलता मैं ज़ीशान नाम के लड़कों को सर्च करने लगती थी। कई दिन यूं ही गुजर गए थे। अब मुझे यकीन हो चला था कि ये सब मुमकिन नहीं है। भला एक लड़के को महज नाम के जरिए तलाश करना नामुमकिन था। मैं हिम्मत हारने ही लगी थी कि एक दिन ज़ीशान की तस्वीर मेरे सामने आ गई। मेरी तो खुशी की कोई इंतहा न रही थी। मैंने उसे फेसबुक से तलाश कर ही लिया था। मैंने उसे जल्दी से मैसेज किया और उसका शुक्रिया अदा किया। और मेरी अम्मी आपके लिए बहुत दुआएं करती हैं। उसका जवाब नहीं आया था। ठीक 2 दिन बाद उसने मुझे जवाब दिया था। वो कहने लगा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मैंने कुछ ऐसा भी नहीं किया जो बिल्कुल अनोखा हो। फिर उसने मुझे बताया कि वो फेसबुक बहुत कम इस्तेमाल करता है। अब हम दोनों हर रोज़ बातें करने लगे थे। मुझे ज़ीशान से मोहब्बत हो गई थी। उसने भी कुछ ऐसे ही जज्बात का इजहार किया था। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे लिए रिश्ता भेज दो। तब वो कहने लगा, मुझे इल्म नहीं है कि तुम्हारे वालिदैन मेरा रिश्ता कबूल करेंगे भी या नहीं, क्योंकि मैं एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ। बहुत ही मामूली सी जॉब करता हूँ। अब्बू का इंतकाल हो चुका है। मैं ही अपनी वालदा और छोटे भाई का कफील हूँ। मैं बोली, ज़ीशान मेरे लिए तुम ही बहुत हो। तुम मेरा रिश्ता ले आओगे तो मैं अपने घर वालों को खुद ही मना लूंगी। ज़ीशान की बात सच साबित हुई थी। उसका रिश्ता आया तो अब्बू ने इनकार कर दिया था। वो कहने लगे, नहीं भाई, मैं ऐसे घर में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दूंगा जहाँ रिस्क की तंगी हो। मैंने अम्मी से कहा कि आप अब्बू को समझाएं। अम्मी को मैंने बता दिया था कि यही ज़ीशान है जिसने मेरी इज्जत बचाई थी। अम्मी ने भी अपनी सी पूरी कोशिश करके देख ली थी, मगर अब्बू नहीं माने थे। तब मैंने अब्बू के साथ बात करने का फैसला किया था। मैंने उनसे 2 टोक कह दिया था कि आप मेरी शादी इसी जगह पर कर दें। अगर रिस्क की तंगी है तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरी बात सुनकर अब्बू चौंक गए थे। उनके माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगे, तुम इस रिश्ते की इतनी हिमायत क्यों कर रही हो? बताओ मुझे, तुम इस लड़के को कैसे जानती हो? मैं चुप रही थी, मगर अब्बू जहां दीदा इंसान थे वो सब समझ गए थे। उन्होंने फिर भी रिश्ते की मुखालफत की थी, मगर मैं डट गई थी। एक दिन मैंने अब्बू से साफ साफ कह दिया था कि अगर आपने मेरी शादी इस जगह नहीं की तो नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। मेरी बात सुनकर अब्बू हक्का बक्का रह गए थे। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। फिर वो अम्मी को भी बुरा भला कहने लगे कि तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हारी बेटी गुल खिलाती रही है और तुम्हें कुछ इल्म ही नहीं है। अब्बू मेरे अज़ाइम से डर गए थे, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी भर ली थी। मगर अफसोस इस बात का था कि मेरी रुखसती के वक्त उन्होंने मेरे सर पर हाथ भी नहीं रखा था। वो बस इतना बोले थे, अब हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है। मेरी आंखें छलक पड़ी थी। खैर मैंने दिल में सोचा कि अब्बू, आपने पहले भी कौन सा मुझे प्यार दिया है। मैं इसी में खुश थी कि मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो रही थी जिससे मैं मोहब्बत करती थी और जो मुझे चाहता था। मैं रुखसत होकर ज़ीशान के घर आ गई थी, मगर ये देखकर ज़रा घबरा गई थी कि ज़ीशान के घर के हालात मेरी तवक्को से बढ़कर ख़राब थे। उसका कमरा भी बहुत छोटा सा था जिसमें वाजबी सा फर्नीचर पड़ा था। मगर जब ज़ीशान मेरे रूबरू आकर बैठा तो मुझे दुनिया के सब गम भूल गए थे। ज़ीशान ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी खुशी का इजहार किया था। वो कहने लगा, मदीहा, जब मैंने तुम्हें बस में देखा था तो तुम मुझे बहुत अपनी अपनी सी लगी थी, मगर मैं जानता था कि ये मुलाकात पहली और आखिरी है।
इसलिए मैंने अपने दिल से तुम्हारा ख्याल झटक दिया था, लेकिन जब तुमने खुद फेसबुक पर राब्ता किया तो मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था। मदीहा, मैं आज बहुत खुश हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगा। अभी मेरा घर छोटा है, मेरे हालात भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगी तो ये मुश्किल वक्त छट जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मुस्कुरा कर बोली, जीशान, आपने मुझसे किसी किस्म की कोई बात नहीं छुपाई थी। आपने सब कुछ मुझे पहले ही बता दिया था, मगर फिर भी मैंने आपका इंतखाब किया और आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि हमेशा आपका साथ दूंगी। जीशान मुस्कुराने लगा था, फिर उसने मुंह दिखाई की अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी थी। हम दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि अचानक जीशान की एक कॉल आ गई थी। वो फोन सुनकर कुछ परेशान सा हो गया था, फिर मुझसे कहने लगा, मदीहा, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, तुम प्लीज मेरी अम्मी के कमरे में जाकर सो जाओ। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मैं बोली, जीशान, क्या आपका काम मुझसे भी ज्यादा जरूरी है? जीशान के चेहरे पर परेशानी ही परेशानी थी। वो कहने लगा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम अम्मी के कमरे में चली जाओ। मैं गुस्से से उठी और कपड़े बदलकर अपनी सास के कमरे में चली गई थी। मैं बोली, आंटी, जीशान किसी काम से बाहर जा रहे हैं, उन्होंने मुझे आपके कमरे में भेज दिया है। मेरी सास मुस्कुरा कर बोली, अच्छा ठीक है मेरी बेटी, तुम मेरे कमरे में सो जाओ। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेट गई थी। मेरा दिल बहुत बोझल हो गया था। मैं जीशान की खातिर अपने बाप को नाराज करके आई थी और वो शादी की पहली रात ही मुझे छोड़कर अपने काम से चला गया था। मैं बहुत ज्यादा अफसरदा थी। यूं ही मेरी आंख लग गई। सुबह जब उठी तो जीशान घर में ही था। मैंने उससे कोई बात नहीं की थी। जीशान ने मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी। तब कहीं जाकर मेरे दिल से उदासी खत्म हुई थी। जीशान के घर का माहौल बहुत अच्छा सा था। वो अपनी वालदा के सामने मुझसे हंसी मजाक कर रहा था। मेरा देवर भी मुझे भाभी भाभी कहते नहीं थक रहा था। मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही थी। अम्मी का भरी दुनिया में मेरे सिवा था ही कौन। अब्बू तो अम्मी से ज्यादा बातचीत भी नहीं किया करते थे। मेरे भाई भी हूबहू अब्बू पर ही गए थे। ऐसे में हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बनी हुई थी। खैर, मुझे यकीन था कि जीशान के संग मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। रात हुई तो हम सब ने मिलकर खाना खाया और फिर मैं अपने कमरे में आ गई। जीशान भी मेरे पीछे ही आ गया था। वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा था। हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे, मगर फिर से जीशान को एक फोन कॉल आ गई थी, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। और जीशान से ज्यादा परेशान मैं हो गई थी कि कहीं फिर से वो मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। मैं दम साधे बैठी थी। तब जीशान कहने लगा, मदीहा, तुम मेरी अम्मी के कमरे में चली जाओ, मुझे काम है। मैं गुस्से से बोली, जीशान, मेरी शादी आपके साथ हुई है या आपकी अम्मी के साथ, जो आप ये सब कर रहे हैं? आज मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी बात सुनकर जीशान हंस दिया और बोला, मदीहा, तुमने तो मेरे साथ वादा किया था कि हर मुश्किल में मेरा साथ दोगी। तुमने तो 2 दिन में ही हिम्मत हार दी है। मैं गुस्से से बोली, जीशान, मुझे सच सच बताएं, आप मुझे छोड़कर कहाँ जाते हैं? जीशान कहने लगा, तुम बिला वजह मुझ पर शक मत करो। मैं बहुत ज्यादा मजबूरी में ही तुम्हें छोड़कर जाता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं खुद को कितना बेबस महसूस करता हूँ। जीशान ने मुझे जबरदस्ती ही अपनी वालदा के कमरे में भेज दिया था। आज तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने सोचा था कि जीशान के संग जिंदगी प्यार मोहब्बत से गुजर जाएगी, मगर वो भी अब अजीब से लगने लगा था। भला ऐसा कौन सा दुल्हा होगा जो अपनी नई नवेली दुल्हन को अपनी वालदा के कमरे में भेजकर खुद काम से चला जाता होगा? ये सब बातें मेरे आसाब पर सवार हो गई थी। इसी वजह से मेरी हड्डियों में भी दर्द रहने लगा था। आज से कबल तो मुझे कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं हुआ था। मैं तो एक हट्टी कट्टी चुस्त सी लड़की थी। मैंने अक्सर अम्मी के मुंह से सुना था। वो कहा करती थी कि कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो इंसान के जिस्म से सारी तवानाई चूस लेती हैं। मैं भी समझ गई थी कि जीशान का ये रवैया मेरे अंदर से मेरी जान चूस रहा है। खैर, मैंने महसूस किया था कि अब मेरी सास बहुत खुश खुश रहने लगी थी। बल्कि अगर ये कहूं कि वो पहले से ज्यादा जवान नजर आती थी तो भी गलत नहीं होगा। तब मेरे दिल में ख्याल आता कि क्या पता मेरी सास जीशान की शादी किसी और लड़की से करना चाहती हूँ। और अब जब जीशान मुझे हर रात अपनी वालदा के कमरे में छोड़कर चला जाता है तो उन्हें दिली तस्कीन मिलती हो। मैंने सोच लिया था कि इस बात की तह तक जाकर ही रहूंगी, मगर मुझे सारी हकीकत से आगाह करता भी कौन? मैंने अपनी सास से पूछने की कोशिश की थी, मगर फिर सर झटक दिया था। तब मेरे जहन में मेरे देवर का ख्याल आया था। वो अभी छोटा था, उसको बातों में लाकर कुछ भी पूछा जा सकता था। एक दिन मेरी सास मोहल्ले में निकली थी। तब मैं और मेरा देवर ही घर में मौजूद थे। अकरम सहन में बैठा पढ़ रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, अकरम, क्या पढ़ रहे हो? वो बताने लगा कि कल साइंस का टेस्ट है। मास्टर साहब ने बोला है जिस बच्चे के नंबर 80 से कम आएंगे तो उसे मुर्गा बनाकर उसकी पिटाई करेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इसीलिए आज अपना क्रिकेट मैच छोड़कर पढ़ने बैठा हुआ हूँ। मैं अकरम की मासूमाना सी बात पर मुस्कुरा दी थी। फिर बोली, अकरम, एक बात तो बताओ, क्या जीशान की पहले मंगनी हो चुकी थी? वो मेरी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिया था। कहने लगा, भाभी, मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं आता
कि आप इतनी खूबसूरत होने के बावजूद जीशान भाई से शादी करने पर राजी कैसे हो गई हैं? अब्बू के इंतकाल के बाद हमारे घर में बहुत ज़्यादा गुर्बत हो गई थी। सारे हालात आपके सामने ही है। अम्मी ने 1-2 घरों में जीशान भाई का रिश्ता मांगा था, मगर इनकार हो गया। अम्मी भी बहुत परेशान सी रहने लगी थी कि अब क्या होगा। फिर एक दिन जीशान भाई ने अम्मी से कहा कि वो एक लड़की को पसंद करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, इसलिए उसका रिश्ता मांगा है। अम्मी बहुत ज़्यादा मायूस थी। वो कहने लगी, जीशान, मैं तो रिश्ता मांग लूंगी, मगर आगे से इनकार हो जाएगा। तब भाई बोले, नहीं, इस बार इनकार नहीं होगा। और फिर देख लें, भाई की बात सच साबित हो गई। अम्मी ने आपका रिश्ता मांग लिया था और इनकार नहीं हुआ। अम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी और फिर आप हमारे घर ब्याह कर आ गई। मैंने इस बात में सर हिला दिया था। फिर अकरम से बोली, तुम पढ़ाई करो, मैं भी 1-2 काम निपटा लूँ। मैं उठकर किचन में आ गई थी और सोचने लगी थी कि अगर ये सब कुछ इतना ही सीधा सादा सा है तो फिर मुझे जीशान हर रात छोड़कर कहाँ चले जाते हैं। मेरी और जीशान की शादी को 2 हफ्ते हो गए थे और वो हर रात मुझे अपनी वालदा के कमरे में छोड़कर खुद कहीं बाहर चले जाते थे। अब तो मुझे इस बात का शक होने लगा था कि कहीं जीशान ने खुफिया तौर पर दूसरी शादी तो नहीं की हुई। ये सब बातें आसाप शिकन थी। मुझे हर रात अपनी सास के कमरे में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मगर मेरी मजबूरी थी। अब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। मेरी हड्डियों में शदीद दर्द रहने लगा था, यहाँ तक कि मैं बिस्तर से लग गई थी। जबकि मेरी सास, पहले तो वो ज़रा सी जवान लगती थी, मगर अब तो वो बिल्कुल ही जवान हो गई थी। मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था। अब तो जीशान भी मेरे लिए बहुत परेशान रहने लगा था। एक दिन मेरे पूरे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द था। जीशान काम से आया तो मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, जीशान, मुझे डॉक्टर के पास ले चले, मेरे पूरे जिस्म में बहुत दर्द है, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। जीशान सोच में पड़ गया और बोला, इस चीज़ का इलाज तो शायद डॉक्टर के पास भी ना हो, रुको मैं अम्मी से पूछता हूँ। जीशान अपनी वालदा के कमरे में चला गया और जब वापस आया तो उसके हाथ में एक पुड़िया थी। जीशान कहने लगा, तुम ये फक्की खा लो, इससे तुम्हारी हड्डियों का दर्द चला जाएगा। जीशान की इस हरकत पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने उसके हाथ से पुड़िया पकड़कर नीचे फेंक दी थी। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैंने जीशान के आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, मैंने आपकी एक अच्छाई देखकर ये सोच लिया था कि शायद आप कोई बहुत ही अच्छे इंसान होंगे। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई तो लगने लगा कि शायद आप भी मुझे चाहते होंगे, इसलिए आपके साथ शादी करने का फैसला कर लिया। मगर आज मुझे लग रहा है कि मेरा ये फैसला बिल्कुल गलत था। जीशान, मुझे आपके साथ मजीद नहीं रहना, आप मुझे तलाक दे दें। मेरी बात सुनकर जीशान हक्का बक्का रह गया था। वो कहने लगा, तुम इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़ जाओगी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतना कहकर वो कमरे से निकल गए थे, जबकि मैं फूट फूट कर रोती रही थी। शायद मेरे रोने की आवाज़ कमरे से बाहर चली गई थी। तभी मेरा छोटा देवर मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, क्या बात है भाभी, आप रो क्यों रही हैं? मैं रोते हुए बोली, मेरी हड्डियों में बहुत दर्द है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाने वाला कोई नहीं है। तब अकरम बोला, भाभी, अम्मी ठीक नहीं कर रही, वो खुद तो जवान होती जा रही है और आपको बूढ़ा कर दिया है। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई थी और बोली, तुम ये क्या कह रहे हो? अकरम कहने लगा, मैंने पहले सोचा था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो वही सब करूंगा जो अम्मी आपके साथ करती हैं। देखा ना वो कितनी जवान हो गई हैं। मगर मुझे इल्म नहीं था कि आपको इस चीज़ से इतनी तकलीफ होगी। मैं तो कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। मैं बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये क्या कह रहे हो? वो एकदम से घबरा कर उठ गया और मेरे पास से चला गया था। अब मुझे कामिल यकीन हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। इस सब के पीछे मेरी सास का ही हाथ था। इस हकीकत से मुझे सिर्फ मेरा देवर ही आगाह कर सकता था। मैंने सोच लिया था कि इस रात से तो पर्दा हटाकर ही रहूंगी, मगर मैं देवर से सारी हकीकत कैसे पूछती, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी। फिर ख्याल आया कि वो तो एक मासूम सा बच्चा है, अगर उसके सामने अपनी तकलीफ का इजहार करूंगी तो उसका दिल पसीज जाएगा। इसलिए अब मैं हर रोज़ अपने देवर को अपने पास बुलाती और रोने लगती कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। एक दिन मैंने उसे चॉकलेट दी और उससे बोली, मुझे बताओ तुम्हारी अम्मी मेरे साथ क्या करती हैं? अकरम ने जो बात मुझे बताई थी उसने मुझे लर्जा कर रख दिया था। मेरा तो दिमाग फटने लगा था। अब मैं जीशान की वापसी की मुंतज़िर थी। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ मैं फट पड़ी थी। मैं बोली, जीशान, आपसे तो अच्छा अकरम है जिसने मुझ पर तरस खाया और अपनी वालदा की सारी हकीकत मुझे बता दी, जबकि आपने तो मुझे तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जीशान मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, मुझे माफ़ कर दो मदीहा, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर था। तुम जानती हो ना, इंसान हर काम अपनी मजबूरी के तहत ही करता है। दरअसल अब्बू के इंतकाल के बाद हम पर बहुत ज़्यादा गुर्बत छा गई थी। सब रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया था। तब अम्मी कहने लगी कि मेरे अब्बू हकीम थे, उनके पास एक ऐसा अमल था जिससे बूढ़ा जवान और जवान बूढ़ा हो जाता था। अगर मैं ये नुस्खा बाजार में बेचूंगी तो हमारी 7 नस्लें बैठकर खाएंगी, कभी रिस्क खत्म नहीं होगा। मैं हैरान हुआ और बोला, ये कैसे मुमकिन है? उन्हीं दिनों मैंने अम्मी से कहा कि मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए मांग लें
अम्मी कहने लगी, एक शर्त पर ऐसा करूंगी, अगर तुम अपनी बीवी पर मुझे नुस्खा आजमाने दो। मैं तुम्हें किसी सूरत खोना नहीं चाहता था, इसीलिए अम्मी की बात मान ली, क्योंकि मुझे इल्म था कि दुनिया में ऐसा कोई नुस्खा मौजूद है ही नहीं जिससे ये कमाल हो जाए। अम्मी ने कहा था कि शादी के पहले महीने तुम्हारी बीवी मेरे कमरे में सोएगी, और मैंने उनकी ये बात मान ली थी। मैं रोने लगी और बोली, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब क्या होगा। तब जीशान ने अपनी अम्मी से दो टोक बात की थी। वो कहने लगा, अम्मी आप ये सब बंद करें, मेरी बीवी को ठीक कर दें, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेरी सास कहने लगी, मुझे भी अपनी बहू की तकलीफ का एहसास है, इसलिए सोच लिया है कि आज के बाद ये हरकत कभी नहीं करूंगी। मैं ये नुस्खा ही समंदर बर्द कर दूंगी। अल्लाह ने रोजी देनी होगी तो दे देगा। अब मेरी सास मुझे हर रोज एक पक्की खाने को देती है, जिससे मेरी हड्डियों का दर्द खत्म हो गया है और मैं पहले से बेहतर महसूस करने लगी हूँ। मैंने अपनी सास और शौहर को माफ कर दिया है, क्योंकि वो बुरे लोग नहीं थे, उन्हें बस हालात ने ये सब करने पर मजबूर कर दिया था। शुक्र है कि वो राह रास्त पर आ चुके हैं। मुझे अब्बू ने भी माफ कर दिया है और अब सब कुछ बेहतर हो गया है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।